Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the poliomyelitis. This topic is in the neurologies, sometimes come in the orthopedics and maybe sometimes come in the general medicines. So what is the poliomyelitis? So poliomyelitis is the acute infectious disease caused by poliovirus. This is a viral infection of the anterior horn cell of the spinal cord और नर्व सेल ऑफ द ब्रेन स्टेम. सो एक्चुअल में पोलियो वायरस क्या है? पोलियो वायरस एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है जो इन्फेक्शन की वजह से फैलती है. और इसके अंदर क्या होता है, जो पोलियो वायरस होता है वो कहाँ जाता है, एंटीरियर हॉर्न सेल के वहाँ जाके उसको डिस्ट्रॉय करता है, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स, और नर्व सेल्स को भी डैमेज करता है ब्रेन स्टेम के. उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट टेम्पररी और परमानेंट पैरालिसिस. सबसे ज़्यादा किसमें होता है, बच्चों के अंदर होता है. और धीरे धीरे अगर बच्चों में इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो एडल्टहुड में भी ये हो सकता है ना. वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर और ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस कैसे ये काम करता है, कैसे बॉडी के अंदर एंटर करता है और कैसे ये डिस्ट्रॉय करता है एंटीरियर हॉर्न सेल्स को. सो पोलियो वायरस एंटर्स द बॉडी के अंदर कैसे एंटर होता है, थ्रू फिको ओरल रूट एंड इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट. या कोई ओरल रूट से किसी के साथ पानी या कोई खाना ले रहे हैं उसके साथ अगर कहीं खाने में आ जाए, उसकी वजह से अंदर बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है. कई बार क्या होता है कि ड्रॉपलेट को ऊपर अगर इनहेलेशन कर ले तो उसकी वजह से भी ये बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है. इसके बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद ये सीधा जाता है इंटेस्टाइन के अंदर. इंटेस्टाइन के जीआई ट्रैक्ट के थ्रू जाता है. ठीक है, इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर मल्टीप्लाई होता है. मल्टीप्लाई होने के बाद ये जाता है सीधा एंटीरियर हॉर्न सेल्स. किसके थ्रू जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचता है वहाँ. अब वहाँ पहुँचने के बाद ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय द एंटीरियर हॉर्न सेल. एंटीरियर हॉर्न सेल्स को डिस्ट्रॉय, तोड़ता है और ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स के जो टेंडन होते हैं उनकी एट्रोफी होने लग जाती है. ठीक है, नर्व का जो कंट्रोल होता है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है और फंक्शनल इम्पायरमेंट होने लगता है. मतलब धीरे धीरे जो फंक्शनल है, रेंज ऑफ मोशन है, वो डिक्रीज़ होने लगती है और मसल्स के अंदर माइलेजिया होने लगता है. उसके बाद कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी कई बार इम्पायर्ड हो जाती है और कई बार टिश्यू के अंदर ईडिमा भी हो सकता है ना. और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो परमानेंटली भी डैमेज हो सकते हैं, कई बार टेम्प्रेरी भी डैमेज हो सकते हैं. तो टेम्प्रेरी जो डैमेज होते हैं उसको अपन रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट लॉस हो गए उसकी रिकवर नहीं कर सकते, जो लीड करते हैं टू पैरालिसिस. मतलब पैरालिसिस हो सकता है, वन लिम्ब का भी हो सकता है, मोनो भी हो सकता है, या डाइप्लेजिया भी हो सकता है ना. कई बार हेमीप्लेजिया भी हो सकता है. अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ सबसे पहले एजेंट फैक्टर के अंदर बात करें तो सबसे पहला है कॉजेटिव फैक्टर जिसके अंदर आरएनए वायरस आता है. अनदर दूसरा जो है एंटीजेनिकली देखा जाए तो ये 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस होते हैं, जिसके अंदर टाइप 1 के अंदर आता है ब्रनहिल्ड, टाइप 2 के अंदर आता है लेंचिंग एंड टाइप 3 के अंदर आता है लियोन. जो टाइप 1 होता है वो मोस्ट कॉमन होता है. टाइप 2 जो होता है वो रेयरली होता है, और जो टाइप 3 होता है वो उसके अंदर तो कंफर्म है कि पैरालिसिस होना ही है. इन्फेक्टिव एजेंट की बात करें तो सबसे पहले पॉजिटिव देखा. इन्फेक्टिव एजेंट के अंदर क्या होता है, ये कोज करते हैं थ्रोट सिक्रेशन को बढ़ाते हैं और कई बार फेरेंजियल स्वेब को इंक्रीज़ कर देते हैं, ताकि उसके अंदर क्या होता है कि बहुत मतलब 50% जो पोलियो वायरस होता है वो फेरेंजियल स्वेब के अंदर प्रेजेंट होता है. होस्ट फैक्टर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं, जो 6 मंथ से 3 साल के बीच में है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है. सबसे ज़्यादा किस में होता है, मेल चिल्ड्रन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है देन फीमेल चिल्ड्रन के. रेशो देखा जाए तो 3:1 होता है. रिस्क फैक्टर क्या है, कोई इन्फेक्टेड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा दे उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है. कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई उसको तब भी ये एंटर कर सकता है. सर्जिकल कोई प्रोसीजर हुआ है हेड या नेक का तो उसके अंदर भी अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो पोलियो वायरस एंटर कर सकता है बॉडी के अंदर.
अब पोलियो वायरस जो होता है मेनली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ नॉन पैरालाइटिक पोलियो, जिसके अंदर सिम्टम्स तो दिखते हैं लेकिन कोई पैरालिसिस वाली कंडीशन नहीं होती है। सेकेंड जो है वो जिसमें पैरालिसिस होता है, जिसको पैरालाइटिक पोलियो बोलते हैं। और थर्ड वन जो है वो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम होता है, मतलब पैरालिसिस के बाद का जो सिम्टम्स होता है वो। अब बात करें फर्स्ट की, तो जो नॉन पैरालाइटिक पोलियो होता है उसके अंदर क्या होता है, ये जो टाइप होता है इसके अंदर कोई, हाँ पहले बात करिए अपन ने, कोई पैरालिसिस नहीं होता है लेकिन सिम्टम्स दिखते हैं लास्ट अप टू 10 डेज, है ना। और इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं, कई बार फीवर होता है बच्चे को, हेडेक हो सकता है, फेटिक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, और कई बार मसल्स के अंदर स्टिफनेस भी दिख सकती है। ये तो हो गया नॉन पैरालाइटिक पोलियो। अब बात करना है पैरालाइटिक पोलियो। तो पैरालाइटिक पोलियो जो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर पैरालिसिस होता ही है। इसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो डैमेज हो जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ ब्रेन स्टेम और कई बार तो ये दोनों ही डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स और नर्व सेल्स होते हैं वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो पैरालिसिस हो सकता है। इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अपने को, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, सीवियर स्पाज्म देखने को मिलता है, मसल्स के अंदर मसल्स पेन हो सकता है, और ये जो होता है वो इतना मतलब बहुत तेज़ी से होता है, सडनली होता है ना, और इसमें सडनली पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट को। अब बात करते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। तो इसके अंदर क्या होता है, दिस कैन अकर आफ्टर 14 to 15 ईयर्स, मतलब पोलियो हो गया, ठीक है, वो पैलेटिव कंडीशन हो गई, और कई बार जो रिकवर हो गई उसके बाद के जो सिम्टम्स होते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कॉमन है कि फैटिक देखने को मिलेगा, डिप्रेशन में होगा पेशेंट, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है ना, और मसल्स वीकनेस तो देखने को मिलता ही है। अब बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स या देखने को मिलते हैं। तो पोलियो यूजुअली अफेक्ट द चिल्ड्रन लेस देन 12 मंथ। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड बच्चे होते हैं वो 12 महीने से कम के होते हैं, है ना। उनके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, माइल्ड फीवर, हेडेक एंड डायरिया। ये तो जनरली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि हेडेक हो सकता है, फैटिक, वॉमिटिंग, बैक एक, नेक पेन, स्टिफनेस, ये सारा उनमें प्रेजेंट होता है। जब अपन किसी फिजिशियन के पास ले जाते हैं तो वो एग्जामिनेशन करता है, वो चेक करता है, तो उसके अंदर वो क्या क्या दिखता है, उनको थोड़ी बहुत नेक स्टिफनेस दिखेगी, ठीक है। जो कई बार क्या होता है कि जो किस साइड में डैमेज हुए हैं, एंटीरियर हॉर्न सेल्स या नर्व सेल्स, ठीक है, तो उसकी वजह से किसी वन पार्ट में या वन साइड ऑफ द बॉडी पैरालिसिस में चली गई, तो जो अफेक्टेड लिम्ब होगा, है ना, उसको मूव करने में डिफ़िकल्टी होगी। सबसे ज़्यादा पोलियो वायरस जो अफेक्ट करता है वो लोअर लिम्ब को अफेक्ट करता है। कई बार सिंगल लेग भी अफेक्टेड होता है और कई बार दोनों ही हो सकते हैं। अब इस कंडीशन में जो पैरालिसिस होता है वो 75% स्पाइनल होता है और 25% बल्बर होता है। जो स्पाइनल पैरालिसिस होता है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, नेक, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़, और इसके अंदर जो लोअर लिम्ब है वो दोनों ही अफेक्टेड होता है। बल्बर के अंदर क्या होता है, जो क्रेनियल न्यूक्लियाई है वो अफेक्टेड होता है। नेज़ल इंटोनेशन होता है, नेज़ल इंटोनेशन मतलब कि जो नाक से आवाज़ आएगी, है ना, जब बात करेगा बोलेगा तो नाक से आवाज़ आती है। डिफ़िकल्टी होती है स्वेलिंग, कोई भी चीज़ खा रहा है तो डिफ़िकल्टी होगी। कई बार इस कंडीशन में ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर ब्रीथ कर रहा है तो उस समय भी उसको दिक्कत हो सकती है। अब अपन बात करते हैं कि ये सब कुछ हो गया तो उसको डायग्नोसिस कैसे। तो अगर ये सारे भी जो अपन ने सिम्टम्स देखे, अगर ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, अगर किसी और एज जो है वो 12 मंथ से कम है, तो सीधा ही अपना डाउट जाएगा कि उसको कहीं ना कहीं पोलियो हो सकता है। फिर अपन उसको चेक करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तब अपने को दिखता है कि उसकी नेक और बैक स्टिफनेस दिखेगी, एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस दिखेंगे, डिफ़िकल्टी होगी, स्वेलोइंग कुछ खा रहा है तो या ब्रीथिंग कर रहा है तो उसके अंदर ब्रीथिंग होगी, तो अपने को पता चल जाएगा कि पोलियो है। लेकिन पोलियो को कंफर्म करने के लिए कुछ लैब का डायग्नोसिस करेंगे। उसके अंदर लैब के अंदर क्या क्या होता है कि वायरस आइसोलेशन करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि स्टूल लेते हैं, स्टूल के अंदर क्या होता है कि पोलियो वायरस जो आइसोलेशन होता है वो बहुत हाईएस्ट होता है ना, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद फेरेंजियल स्वेब लेंगे, उसके अंदर मतलब इंटरमीडिएट 50% जो है वो पोलियो उसमें फेरेंजियल स्वेब के अंदर होता है, और सबसे कम होता है स्पाइनल फ्लूइड और ब्लड के अंदर।
सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर क्या दिखता है कि जो नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं 10 to 200 सेल्स पर mm3, और थोड़ा सा प्रोटीन जो है वो एलिवेटेड हो जाता है 40 to 50 mg पर 100 ml। तो इससे अपने को पता चलता है कि ये सिम्टम्स पोलियो के हैं, पोलियो की वजह से ये थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। सीरोलॉजी टेस्ट के अंदर अपन देखते हैं, एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं इसके अंदर, है ना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर इसके साथ ही कुछ अलग भी हो सकता है, जैसे कई बार पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ठीक, ग्वेलन बेली सिंड्रोम, बेरी सिंड्रोम, ठीक है, GBS, और कई बार स्कर्वी की वजह से भी स्कर्वी के भी थोड़े बहुत सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो एम ऑफ द ट्रीटमेंट क्या रहता है? इंक्रीज द रिकवरी एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस। परमानेंट तो कोई पोलियो का इलाज नहीं है, लेकिन सबसे पहला जो एम होता है वो सबसे पहले रिकवरी, और जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको रोका जाए। अगर कोई सीवियर कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे और एडमिट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अगर पैरालिटिक कंडीशन है ना, और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो अपन तुरंत उसको लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, और अपना एम रहेगा कि सिम्टम्स जो हैं उनको कंट्रोल करें और कोई इन्फेक्शन नहीं फैले। एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन किलर्स देंगे अगर पेन हो रहा हो तो। कई बार मसल्स स्पास्मो में चली जाती है तो उसको एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स भी देंगे, और मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं। फिजियोथेरेपी में अपन क्या कर सकते हैं? उसकी रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। उसके साथ रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बना के रख सकते हैं, है ना। और कंटिन्यू एक्सरसाइज की वजह से मसल्स फैटिक भी नहीं होंगे, उसकी स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी। फिर क्या है, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर पेशेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको न कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवाई जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार मसल्स के अंदर स्टीफनेस आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्टीफनेस आ जाती है, मसल्स के अंदर स्पाज्म बन जाते हैं। तो उसकी वजह से कुछ पोजीशन के अंदर, जैसे पाँव है तो वो प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर फिक्स हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो काफ मसल्स है वो टाइट हो जाती है, उसके अंदर स्पाज्म बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में अपन सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ कर सकते हैं। कई बार IT बैंड कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है तो उसको भी अपन रिलीज़ कर सकते हैं। टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी, अगर मैंने अभी बताया जो काफ का टेंडन है ना, उसको बोलते हैं टेंडर फैसिलाइटिस। उसके अंदर टेंडन फैसिलाइटिस, उसमें जो काफ के अंदर काफ मसल्स टाइटनेस की वजह से जो अकिलिस टेंडन होता है, सॉरी मैं भूल गया था, उसको अकिलिस टेंडनाइटिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो अकिलिस टेंडन होता है, ये जो दिख रहा है, इस कंडीशन में ये टाइट होने की वजह से जो ये जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन में फिक्स हो जाता है। तो इस कंडीशन में अपने को टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी करनी पड़ती है ना। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? आर्थ्रोडोसिस कर सकते हैं, आर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे रख सकते हैं अपन? प्रिवेंशन में क्या करते हैं कि बच्चे को 6 मंथ के अंदर ही, अगर 6 मंथ के अंदर या 6 मंथ के बाद, या जैसे वो 6 मंथ का होने वाला होता है उसको अब ये पोलियो की दवाई पिलाई जाती है ना। और मोस्टली स्कूल वगैरह, गांव वगैरह में सब में पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। जो लेस देन 3 इयर्स के बच्चे हैं, जो 3 साल से कम है, उन सारे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती है। उससे क्या होता है कि इसको प्रिवेंट किया जाए, है ना। अब इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन अल्सर्स हो सकते हैं, पोस्ट पोलियोमाइलिटिस, प्रोग्रेसिव मसल्स एट्रोफी हो सकती है, पोस्ट पोलियोमाइलिटिस जिसके अंदर MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, मसल्स का माइलेजिया हो सकता है। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है? न्यूमोनिया, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के अंदर मायोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। और लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखा जाए तो सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन डिफॉर्मिटीज़ के अंदर क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो सकता है। थैंक यू।